जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको 20 मिसलेनियस क्वेश्चन है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चनों का फुल एनालिसिस करेंगे ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन बी, स्वतंत्र समाज की स्थापना करना। ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन डी, गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में की गई है। तो जो कुछ प्रमुख अनुच्छेद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, जो कि आपके एग्जाम में बराबर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अनुच्छेदों के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि जान लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में चर्चा की गई है। फिर है आपको अनुच्छेद 44, इसमें आपको समान नागरिक संहिता के बारे में चर्चा की गई है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो समान नागरिक संहिता है वह भारत के एकमात्र राज्य गोवा में क्या है, अभी लागू है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। फिर है आपको अनुच्छेद 48 इसमें क्या है कि आपको पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो यह आपको अनुच्छेद 48 के में कही गई है। फिर आपको अनुच्छेद 50, इसमें क्या है कि आपको कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है इसके बारे में कहा गया है। यानी कि सरकार का, यानी कि राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वह कार्यपालिका से न्यायपालिका को क्या करे, अलग रखे, ठीक है ना। यह बात आपको अनुच्छेद 50 में कही गई है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति की बात कही गई है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि राज्य ऐसा प्रयास करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में क्या हो, अभिवृद्धि हो, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वह आपको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और इसकी चर्चा जो है किस भाग में, संविधान के, तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में। तो वहीं एक नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल। तो आइए जानते हैं कि ये जो पंचायती राज दिवस है यह कब से मनाया जाता है। तो देखिए, पंचायती राज दिवस जो है वर्ष 2010 से मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको 24 अप्रैल को प्रति साल कब से मनाया जाता है, वर्ष 2010 से मनाया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया गया था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाने की, ठीक है ना। तो ये आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो आइए थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2 अक्टूबर 1959 को नागौर यानी कि राजस्थान से हुआ था। और इसकी जो मतलब उद्घाटन करता थे वो आपको कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था जो था वो शुरू हो गया। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है, ठीक है ना, इसे मतलब कि शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। और इन्होंने किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। फिर क्या था कि ये जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे क्या हुआ था कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या हुआ था कि इसे संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। तो ये जो पंचायती राज दिवस है, ठीक है ना, इससे मनाने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में पारित हुआ था, ठीक है ना। और इसे जो लागू किया गया था, ठीक है ना, 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए क्या होता है कि 24 अप्रैल को हमारे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24 अप्रैल। अब हम चर्चा करते हैं 15 अगस्त। तो देखिए 15 अगस्त को क्या होता है कि भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था इस उपलक्ष्य में। फिर है आपको ऑप्शन बी 26 जनवरी। तो देखिए 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1950 में हमारा जो संविधान है वो क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना।
उसके बाद है 14 नवंबर। तो देखिए 14 नवंबर को क्या होता है कि आपको चिल्ड्रेन डे यानी कि बाल दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं चाचा नेहरू के जन्मदिवस पर। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 3 में, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है राज्यसभा के समस्त सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के समस्त सदस्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको डी, संसद के समस्त सदस्य। अब हम समझते हैं कि राज्यसभा के सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं। तो आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो समस्त सदस्य होते हैं वो आपको भाग लेते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। राज्यसभा के सभापति बोलने का मतलब हुआ कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है ना। तो अभी जो राज्यसभा के सभापति है वो आपको एम वेंकैया नायडू है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि राज्यसभा जो है वो हमारे संसद का क्या है कि अपर हाउस है, यानी कि उच्च सदन है, जिसे बुजुर्गों का सदन भी कहा जाता है। तो राज्यसभा के सभापति अभी जो है वो आपको एम वेंकैया नायडू है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन है। तो राज्यसभा में सदन के जो नेता है वो आपको थावर चंद गहलोत है। वहीं विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए राज्यसभा के उपसभापति अभी कौन है। तो देखिए राज्यसभा के जो अभी उपसभापति है वो आपको हरिवंश नारायण सिंह है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। तो 3 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 4 में क्या करें, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन सी 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना, कि 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो आपको 15 होती है और इन न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है वो आपको 9 वर्ष होता है, ठीक है ना। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 2 प्रमुख अंग, एक महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा क्या होते हैं कि आपको चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है ना। लेकिन इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपको 18 अप्रैल 1946 को हुआ था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो आपको नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, ठीक है ना, द हेग में स्थित है नीदरलैंड के। फिर इसमें पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो आपको यानी कि 15 है, ठीक है ना, यानी कि 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी किया जा सकता है कि बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो कार्यकारी भाषा है वो क्या है। तो आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो कार्यकारी भाषा है वो आपको अंग्रेजी और फ्रेंच है। तो इन चीज़ों को याद रखना है। थोड़ा सा और विस्तार में चलते हैं तो यहाँ से आपको ये भी जानना जरूरी होगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें अब तक कौन कौन से व्यक्ति जो है भारतीय वो न्यायाधीश रह चुके हैं। इसमें आपको सबसे पहले बेनेगल रामाराव, ठीक है ना, जो 1952 से 53 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे थे। नागेंद्र सिंह जो कि आपको 1973 से लेकर 1988 तक क्या थे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे। रघुनंदन पाठक जो 1989 से 1991 तक मतलब क्या कहते हैं इसको कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें क्या थे कि आपको भारतीय न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद है दलवीर भंडारी जो कि 2012 से अभी तक क्या है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से न्यायाधीश है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से एक प्रश्न और आ जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ठीक है ना, अध्यक्ष बनने वाले, ठीक है ना, जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश था वह कौन थे। तो वो आपको नागेंद्र सिंह थे। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, बेनेगल रामाराव। फिर दूसरा प्रश्न ये भी किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम अध्यक्ष न्यायाधीश कौन थे। तो वह आपको कौन थे, नागेंद्र सिंह थे, जो आपको 1985 से 88 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या थे कि आपको न्यायाधीशों के अध्यक्ष थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 5वें,
निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं ये जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि धन विधेयक की जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 110 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। तो आइए धन विधेयक के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको जान लेते हैं। तो देखिए धन विधेयक जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि धन विधेयक जो है संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? तो निम्न सदन अर्थात लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि धन विधेयक जो है वो आपको सरकारी विधेयक माना जाता है। क्या माना जाता है? धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है, इसीलिए इसे केवल क्या होता है कि किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा धन विधेयक जो है इस पर आपको क्या है कि राज्यसभा को 9 के बराबर अधिकार है, अर्थात धन विधेयक जो है राज्यसभा के पास क्या होता है कि आपको विचारार्थ के लिए भेजा जाता है, जहां राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर इसे लौटाना होता है, ठीक है ना। नहीं तो यह विधेयक जो है स्वयं पारित मान लिया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है? तो 14 दिनों तक। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैक्ट और भी याद रखिएगा कि ये जो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही क्या होते हैं कि प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो वहीं 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आइए अब हम बात करते हैं आपको 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 24। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते थे। देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यह मौलिक कर्तव्य आपको भारतीय संविधान में रूस से प्रेरित है, और यह मौलिक कर्तव्य की जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के ए में क्या है कि आपको मतलब कि चर्चा किया गया है इन चीज़ों की। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। इन चीज़ों को याद रखना है। किसके अनुशंसा पर? तो सरदार सोनसी समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो अभी जो भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या जो है वो आपको 11 है। क्या है? 11 है, ठीक है ना। और इन 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको क्या करना है कि याद रखना है। हम इसकी चर्चा करें, आप लोग देख लेंगे। सबसे पहला मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों का यह है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगण का क्या करे? आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा है मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करे। पांचवा मौलिक कर्तव्य भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सातवां मौलिक कर्तव्य भारतीय पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। आठवां मौलिक कर्तव्य जो है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। नौवां मौलिक कर्तव्य सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। 10वां मौलिक कर्तव्य जो है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना, जो कि आपको बाद में जोड़ा गया था, माता पिता या संरक्षक द्वारा क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा का क्या करे कि मतलब कि व्यवस्था करे, ठीक है ना, जो कि आपको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो अभी जो भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक कर्तव्य है वो आपको 11 है, लेकिन मूल संविधान कहते हैं जब इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, उस समय जो मतलब मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी वो आपको कितनी थी? 10 थी। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 51 है। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं ऑप्शन ए पे, अनुच्छेद 36 से 51। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से 35 इसमें मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 24 इसमें यह व्यवस्था की गई है कि मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी जोखिम भरे काम पर लगाना क्या है? दंडनीय अपराध है, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 7 में क्या कर रहा है? यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है ना। तो देखिए ये जो
मतलब कि फूलों की घाटी है, ठीक है ना, इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2005 में, ठीक है ना, याद रखिएगा कि वर्ष 2005 में क्या था कि विश्व धरोहर घोषित किया गया था। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 2004 में विक्टोरिया टर्मिनस को क्या हुआ था कि आपको यूनेस्को के विरासत सूची में मतलब कि शामिल किया गया था। वर्ष 2005 में फूलों की घाटी चमोली को, वर्ष 2014 में रानी की बाव को और वर्ष 2003 में भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। चलिए 8 में, विश्व जल दिवस 2021 का विषय निम्न में से क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, वैल्यूइंग वाटर, वेस्ट वाटर, वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी वैल्यूइंग वाटर, यानी कि पानी के महत्व को क्या करें समझे, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि विश्व जल दिवस जो है वो आपको कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो है ध्यान से सुनिएगा वो आपको यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 9 की, ठीक है ना। क्या करा है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया है, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन ए करा है दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल सैयद को, ऑप्शन बी बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, ऑप्शन सी चंडी प्रसाद भट्ट को, ऑप्शन डी सर डेविड एटनबरो का। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इनका संबंध जो है वो आपको बांग्लादेश से, कहाँ से है, बांग्लादेश से, ठीक है ना। तो देखिए 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को और 2019 के लिए ओमान के जो सुल्तान थे काबूस बिन सैयद अल सैयद, इन्हें दिया गया था, ठीक है ना। फिर चंडी प्रसाद भट्ट को भी क्या हुआ था कि आपको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2013 में, इसको याद रखना है। फिर आपको सर डेविड एटनबरो, तो देखिए सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार जो है वह कब से दिया जाता है। तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है वो आपको 1995 से दिया जाता है और इसके तहत क्या है कि 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि जो है वो आपको प्रदान की जाती है। तो 9 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 10 में क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फिनलैंड, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 है उसमें जो सबसे खुशहाल 3 देश है वह कौन कौन है। तो उसमें आपको सबसे पहले फिनलैंड है, उसके बाद आपको आइसलैंड है, फिर आपको डेनमार्क है, ठीक है ना। और हमारे भारत का स्थान जो है 149 देशों में 139वां है, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में क्या था कि 149 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का जो स्थान है 139वां है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक चीज़ को और भी याद रख सकते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस है, ठीक है ना, यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, यह आपको कब मनाया जाता है। तो ये आपको 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ष 2013 से। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को, कब से मनाया जाता है, वर्ष 2013 से, किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 है, इसका जो थीम है वो आपको क्या है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ठीक है ना। क्या है, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी घुमा के प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में मतलब कि सबसे अंतिम स्थान जो मिला किससे मिला, तो वो आपको अफगानिस्तान को मिला, 149वां स्थान, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या करा है, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री जो कि अभी पीयूष गोयल है ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में। ऑप्शन ए किशनगंगा नदी, ऑप्शन बी चिनाब नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी तवी नदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो मतलब क्या है कि सबसे ऊंचा रेल पुल जो है, ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको 359 मीटर है, याद रखना है। जो कि आपको एफिल टावर से भी क्या है कि कई मीटर ऊंचा है, क्योंकि एफिल टावर जो आपको क्या है कि फ्रांस में स्थित है, इसकी ऊंचाई जो है 324 मीटर है। जबकि आपको ये जो पुल बन रही है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो आपको कितना है, 359 मीटर है और यह दुनिया का सबसे ऊँचा रेल पुल होगा, ठीक है ना। तो 11 का सही आंसर जो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अभी के जो रेल मंत्री है कौन है, तो पीयूष गोयल है, ठीक है ना। चलिए 12 में क्या करें, 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में
ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या करें, भारत में साख रेटिंग एजेंसी कौन विनियमित करता है? ऑप्शन ए IRDA इरडा जिसको बोलते हैं, RBI, सेबी, SBI। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सेबी, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा सेबी के बारे में जानते हैं। तो देखिए सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, ठीक है ना। तो ये जो सेबी है इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। याद रखना है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को, ठीक है ना। लेकिन सेबी को संवैधानिक मान्यता जो दिया गया था 1992 में, और इसके जो अभी प्रमुख है वो आपको अजय त्यागी है, और इसका जो मुख्यालय वो आपको मुंबई में है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन ए है इरडा। क्या है? इरडा। तो थोड़ा सा जानते हैं इरडा के बारे में। तो देखिए इरडा का पूर्ण होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपको हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपको 1999 में हुई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो इरडा है, ठीक है ना, इसके जो अभी प्रमुख है वो आपको सुभाष चंद्र खुंटिया है। कौन है? इरडा के जो अभी प्रमुख है सुभाष चंद्र खुंटिया है, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। इरडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। चलिए उसके बाद है आपको यानी कि RBI, ठीक है ना। तो RBI के बारे में जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के 1 के तहत हुई थी। RBI का जो मतलब मुख्यालय है वो आपको मुंबई में, लेकिन RBI की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और अभी जो RBI के गवर्नर है वो आपको शक्तिकांत दास है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर है आपको SBI यानी कहने का मतलब हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और यह देश का सबसे बड़ा क्या है कि आपको व्यावसायिक बैंक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है ना। और इसके जो अभी चेयरमैन है दिनेश कुमार खड़ा है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न संख्या 13 जो है वो क्या कर रहा है? देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए वित्तीय संकट, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, ऑप्शन सी कानून व्यवस्था भंग होने पर, ऑप्शन डी युद्ध या बाहरी खतरा पर, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर, यानी कि 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा हम जानते हैं सबसे पहले कि ये जो क्या है कि भारत में जो आपातकाल है, ठीक है ना, यानी कि आपातकालीन उपबंध, यह आपको जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है। और इसकी चर्चा संविधान के भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक में किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे भारत में ये जो आपात उपबंध है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, एक जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति शासन, और एक जो होते हैं वो आपको वित्तीय आपात। तो ये जो तीनों आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो आपको राष्ट्रपति के हाथों में ही निहित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपात। तो देखिए राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाए जाते हैं, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आपात अब तक हमारे भारतीय संविधान में 3 बार लागू हुई है। एक आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, एक 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, और वर्ष 1975 में आंतरिक गड़बड़ी यानी कि इसको अब हम कहेंगे सशस्त्र विद्रोह के कारण क्या हुआ था? लागू हुआ था। मतलब 3 बार राष्ट्रीय आपात लागू हो चुकी है। राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में अलग अलग अवधि में क्या है कि आपको लागू हुई, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुई थी, जबकि सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लागू रहा था। तो इन चीज़ों को याद रखना है। वित्तीय आपात जो है अब तक हमारे भारतीय संविधान में यानी कि भारत में अब तक एक बार भी क्या है कि आपको लागू नहीं हुई थी। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी। चलिए अब हम बात करते हैं 14 का। क्या करा है? भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? तो देखिए भारत में जो आकस्मिकता निधि है, ठीक है ना, ऑप्शन ए करा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो देखिए ये जो मतलब आकस्मिकता निधि है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो निधि है, ठीक है ना, ये सीधे समझिए कि राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालिका या सरकार के क्या होते हैं कि अधीन होते हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में इस निधि में क्या है कि 500 करोड़ की राशि का क्या प्रावधान है? याद रखिएगा कि वर्तमान में क्या है कि आकस्मिकता निधि में 500 करोड़ राशि की क्या है कि प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये जो आकस्मिकता निधि है इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 267 में है, ठीक है ना। और ये जो आकस्मिकता निधि है इसका गठन संसद करती है, लेकिन इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की
कि क्या होती है कि मतलब ज़रूरी नहीं होती, मतलब कि आकस्मिकता निधि से क्या है कि पैसे को निकाला जा सकता है, इसके लिए संसद के क्या है कि इजाज़त की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि सबसे पहले आकस्मिकता निधि, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में 267 में। आकस्मिकता निधि का गठन कौन करती है? संसद। लेकिन इसमें से पैसे निकालने के लिए क्या संसद की इजाज़त की आवश्यकता होती है? तो नहीं होती है, ठीक है ना। और यह निधि किसके अधीन होती है? तो राष्ट्रपति कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है। वर्तमान में इस निधि में कितने रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है? तो 500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तो 14 का सही आंसर भी हो जाएगा। इन चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। क्या कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, देखिए क्या कर रहा है, 0 डिग्री ग्रीनविच से होकर, 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर, ऑप्शन सी कह रहा है 90 डिग्री ग्रीनविच से होकर, ऑप्शन डी 270 डिग्री ग्रीनविच से होकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 80 डिग्री ग्रीनविच है, ठीक है ना, यानी कि ध्यान से सुना है कि ये जो 180 डिग्री ग्रीनविच है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक आपको काल्पनिक रेखा है जो कि आपको 180 डिग्री देशांतर पर क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, ठीक है ना। इन चीज़ों को याद रखना है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है ना, इसका जो निर्धारण हुआ था यह आपको 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 15 का सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए 16 में, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है ना। दूसरा है चुंबकत्व नियम, तीसरा है सापेक्षता सिद्धांत और चौथा है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम, यानी कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या हुआ था कि वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन है ये आपको बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं खोज किए, जिसमें इनका क्या है कि मतलब द्रव्यमान ऊर्जा जो समीकरण है E बराबर mc², इसके अलावा सापेक्षता का सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये सब इनके महत्वपूर्ण क्या है कि अन्वेषण थे, महत्वपूर्ण खोज थे, ठीक है ना। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 17 में, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो देखिए ऑप्शन ए वेग संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन बी रैखिक गति संरक्षण, ऑप्शन सी त्वरण का संरक्षण, ऑप्शन डी वृत्तीय गति का संरक्षण। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैखिक गति का संरक्षण। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि ये जो जेट इंजन है, यह जेट इंजन होता है क्या? तो देखिए जेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो आसपास के वायु को ही क्या करता है कि ईंधन के तौर पर उपयोग करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जेट इंजन जो है वो क्या करता है कि आसपास के वायु को ही ईंधन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए जेट इंजन का आविष्कार जो है जॉन बर्बर और आपको फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो याद रखना है कि जेट इंजन का आविष्कार जॉन बर्बर और फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। जेट इंजन जो है वो क्या करता है, तो आसपास के वायु को ही ईंधन के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है। तो 17 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, रैखिक गति का संरक्षण। चलिए 18 में क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा हैबर प्रोसेस का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनिया। तो आइए जानते हैं कि ये जो हैबर प्रोसेस विधि है इसकी सबसे पहले खोज कौन किया था? तो देखिए हैबर प्रोसेस विधि की खोज जो है फ्रिट्ज हार्बर, ठीक है ना, और इसके अलावा कार्ल वॉस ने किया था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है कि हैबर प्रोसेस की खोज कौन किया था? तो फ्रिट्ज हार्बर और इसके अलावा कार्ल वॉस ने किया था, ठीक है ना। तो ये जो हैबर प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हैबर प्रोसेस है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का क्या एक कृत्रिम प्रक्रम है जिसके द्वारा अमोनिया को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो 18 का सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए 19 में क्या करें, भारत की पहली महिला, ठीक है ना, ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताएं। ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के जो सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो 19 का सही आंसर डी हो जाएगा। पीवी सिंधु 2016 में क्या हुआ था कि आपको जो रियो ओलंपिक हुआ था उसमें रजत पदक जीती हुई थी, ठीक है ना। साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम, ठीक है ना, इन दोनों ने 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत के
लिए पदक जीते हुए थे, ठीक है ना। कांस्य पदक, 3 चीज़ों को याद रखना है। तो देखिए पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इसका संबंध जो है वो आपको बैडमिंटन से, एमसी मैरी कॉम मुक्केबाजी से, कर्णम मल्लेश्वरी जो है इनका संबंध भारोत्तोलन से यानी वेट लिफ्टिंग से, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर है आपको 20 नंबर प्रश्न, क्या करा है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1616, ऑप्शन बी 1602, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1664। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1616। तो आइए जो कुछ यूरोपीय कंपनी है उसकी स्थापना किस किस वर्ष हुई थी इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1498 में। फिर है आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1602 में। डेनिश का 1616 में, फ्रांसीसी का 1664 में और स्वीडिश का 1731 में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।